हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई क्राइम पकड़ा जाता है तो ठीक उसी पल क्या होता है। हम अक्सर पुलिस और वो येलो टेप तो देख लेते हैं, लेकिन असल मेहनत वहाँ शुरू होती है जहाँ साइंस का काम आता है। तो वेलकम टू फॉरेंसिक ज्ञान। ये चैनल खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और एंथुसिस्ट के लिए बनाया गया है जो फॉरेंसिक साइंस को एकदम सरल और आसान भाषा में समझना चाहते हैं। आज हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस क्या है और एक क्राइम सीन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो मैं आप लोगों के साथ एक डील करना चाहती हूँ। अगर आप फॉरेंसिक साइंस के इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स और लेसन्स ढूंढ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। फॉरेंसिक ज्ञान से आज ही जुड़ने का फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके पास स्टडी मटेरियल की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि जब भी कोई नया लेसन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। ओके, चलो मान लीजिए आप एक बंद कमरे में हैं। एंटर करते हैं जहाँ से अभी अभी कोई बाहर निकला है। कमरा खाली है, पर क्या वो सच में खाली है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ की कुर्सी थोड़ी हिली हुई होगी, जमीन पर जूते के निशान होंगे, या शायद मेज पर रखे कप पर फिंगरप्रिंट के हल्के से निशान हो सकते हैं। ओके दोस्तों, यही फॉरेंसिक साइंस की शुरुआत है। लैब में माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होने से पहले हमारी आंखें जो सबूत ढूंढती हैं वही असली इन्वेस्टिगेशन है। आज हम फॉरेंसिक साइंस को बोरिंग डेफिनेशन से नहीं बल्कि उस उन बेजुबान सबूतों की कहानी से समझेंगे जो कोर्ट में चीख चीख कर सच बोलते हैं। ओके, तो अगर हम आज का मंत्र देखें तो ये है बेसिकली आज का मंत्र कि क्रिमिनल झूठ बोल सकता है। ओके, गवाह भूल सकता है, लेकिन फिजिकल एविडेंस कभी झूठ नहीं बोलता। ये है आज का हमारा मंत्र। फिजिकल एविडेंस कभी झूठ नहीं बोल सकता। चलो अब बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस की। फॉरेंसिक साइंस है क्या? सिंपल भाषा में बताती हूँ, फॉरेंसिक साइंस है क्या। कानून की मदद के लिए साइंस का इस्तेमाल करना। बेसिक सी चीज़ ये है, कानून की मदद के लिए साइंस का इस्तेमाल करना। फॉरेंसिक में हम सीआईडी के दया की तरह दरवाज़ा नहीं तोड़ते, बल्कि एक सिंपल सी चीज़ करते हैं जो है हमारे 3 काम मेनली फॉरेंसिक साइंस में। क्या? पहला है रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है एनालिसिस। ओके, तो रिकॉग्निशन में क्या होता है, हमें क्राइम सीन पे ये देखना होता है क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। यही है हमारा रिकॉग्निशन का काम। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, ये लाल धब्बा खून का है या केचप का है या कोई और पेंट है। अगर हमें क्राइम सीन पे कुछ लाल रंग का लिक्विड मिल रहा है तो हम उसको कंफर्म करेंगे कि ये है क्या चीज़। हम एकदम लाल देख के ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये ब्लड है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद करते हैं हम एनालिसिस। लैब में उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकालना, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कहाँ से डराइव हुआ है फॉरेंसिक। तो फॉरेंसिक मेनली लैटिन वर्ड से आया है, फॉरेंसिस से, जिसका मतलब है बिलोंगिंग टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक डिस्कशन और फोरम। इसका मतलब क्या है, पहले लोग बड़े बड़े मैदान होते थे, वहाँ पे सब लोग बैठ के किसी भी क्राइम को सॉल्व करते थे, बातें सुनते थे, उसको फोरम बोलते थे। वहीं से फॉरेंसिक वर्ड आया है। अब इसका गोल क्या है? इसका मेन गोल यही है कि जो क्राइम होता है, क्रिमिनल होता है, विक्टिम होता है, वेपन होता है या टाइम प्लेस जिस पे क्राइम हुआ है, इन सब के बीच में क्या लिंक है, इस लिंक को एस्टेब्लिश करने को ही हम इसका मेन गोल कहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस का मेन गोल है ये। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट की। हिस्ट्री सुनते ही बेसिकली हमें नींद आने लगती है ना, पर फॉरेंसिक की हिस्ट्री बड़ी कूल सी है। इसकी सबसे पहले अगर बात देखा जाए तो सोचिए हजारों साल पहले लोग भी, जो अभी इसमें देखिए 700s, इसमें क्या है, जो चाइनीज लोग थे वो अंगूठे के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट्स मिट्टी की सील पर लगाते थे अपने, ताकि वो इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी के लिए बेसिकली वो ये
फिंगरप्रिंट्स लगाते थे, उन्हें भी पता था कि हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। यहाँ से बेसिकली फॉरेंसिक साइंस का ओरिजिन हुआ है। फिर आती है एक टेक्स्ट बुक, जिसमें क्या होता है कि उसमें बताया गया कि अगर किसी का मर्डर हुआ तो उसका रीज़न क्या है। ये बुक आई थी 1248। ओके, अब बात करते हैं किसने दी थी। हशी दुआन यू, ये बुक का नाम है, हशी दुआन यू बुक का नाम है। इंग्लिश में कहते हैं द वॉशिंग अवे ऑफ फोन्स। ओके, अब इसके बाद आते हैं मार्केलो मिल्फिगी। इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये नोटिस किया कि हमारी जो फिंगरप्रिंट हैं इनके ऊपर छोटी छोटी रिजेस हैं, लाइंस हैं। इन्होंने इसको नोटिस किया था। ओके, कि लेकिन ये ध्यान रखना, इन्होंने बस एक रास्ता दिखाया था हमें कि हाँ कुछ तो है। वो उस समय इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, बट उन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया था। पर उन्हें नहीं पता था ना कि एक दिन बड़े बड़े केस सॉल्व करेंगे हम इनसे। तो हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ी है फॉरेंसिक साइंस की। आप मैं अभी दिखा देती हूँ आगे। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलो देखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हम याद कर भी नहीं सकते हिस्ट्री में, लेकिन कुछ मेन साइंटिस्ट हैं, कुछ मेन डिस्कवरीज हैं, वो हमको याद करनी होती है। बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। फॉरेंसिक साइंस में बेसिकली 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ये 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉरेंसिक साइंस की गीता बाइबल है, हम ये कह सकते हैं। चलो बारी बारी करके इनको पढ़ते हैं। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इसका मतलब क्या है। इस दुनिया में कोई भी दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे हैं या एक ही फैक्ट्री से निकली दो गोलियां हैं, इनमें से भी कोई चीज़ भी सेम हो ही नहीं सकती। कुछ भी आप दुनिया में कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी दो चीज़ें सेम हो ही नहीं सकती। ये है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोकार्ड प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये आपको ये नाम बहुत जगह सुनने को मिलेगा, आप इसको याद कर लीजिए। पूरा नाम है एडमंड लोकार्ड प्रिंसिपल। इसमें ये आप ये भी कह सकते हैं ये प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चोर किसी चीज़ को टच करेगा या ज़मीन पर चलेगा ही, तो वो अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे छोड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएगा। ये है म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, अगर वो वहाँ पे चल रहा है, तो अगर वो मिट्टी में चल रहा है तो वहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल या सोयल पार्टिकल अपने साथ ले जाएगा। और ये हो सकता है कि क्राइम सीन पे उसके किसी भी क्लोथ का कोई फाइबर नीचे गिर जाए। तो ये होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, कुछ ना कुछ तो जरूर छोड़ता है। अब तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या है, ओनली द लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, यू कैन नॉट कंपेयर ए बुलेट टू ए वेपन ऑफ ए डिफरेंट कैलिबर। हमेशा आप सही का मुकाबला सही से ही करो। आप एक 9 mm की गोली को एक .32 पिस्टल से मैच नहीं कर सकते। अगर आपके पास ब्लड है तो आप उसका कंपैरिजन भी करेंगे तो ब्लड से ही करेंगे, आप उसका कंपैरिजन इंक से नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंपैरिजन है। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एनालिसिस। लॉ ऑफ एनालिसिस क्या है, क्या होता है कि जैसा हमारा सैंपल होगा रिजल्ट वैसा ही आएगा। इतना बात आप ध्यान में रखिए। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर सैंपल खराब है तो रिजल्ट भी ज़ीरो आएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमारा सैंपल खराब हो गया तो हम कभी भी पॉजिटिव या अच्छा रिजल्ट लेके आ ही नहीं सकते। ये है लॉ ऑफ एनालिसिस। तो हमारा रिजल्ट बेसिकली सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है कि हाँ कैसी सैम्पलिंग हुई है। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज का है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, हम ये कह सकते हैं। अगर कहीं पे ब्लड ड्रॉपलेट है तो वो सूख जाएगी टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा उसका जो मॉइस्चर है वो वेपोरेट हो जाएगा तो खून सूख जाएगा, बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है। इसलिए स्पीड इज़ एवरीथिंग। जितना जल्दी हो सके आप एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए।
क्योंकि हर चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि साइंस कभी भी 100% नहीं बोलती है। वो कहती है कि 99.9% चांस है कि ये वही गुनहगार है, बट कभी भी 100% नहीं बोलती है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। चलो बात करते हैं लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट की। इसमें क्या है कि फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन कैन डू। फिजिकल एविडेंस इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और बायसेस ऑफन फाउंड इन ओरल टेस्टिमनीज। अब इसका मतलब क्या है कि इंसान बिक सकता है, डर सकता है, लेकिन फिजिकल एविडेंस हमेशा अनबायस्ड रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। ये होता है हमारा लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्टर। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि फॉरेंसिक साइंस की मेजर ब्रांचेस क्या हैं। फॉरेंसिक साइंस की मेजर ब्रांचेस ये नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस एक अकेली साइंस है, बहुत सारे जो डिसिप्लिन है वो मिलकर काम करते हैं तब फॉरेंसिक साइंस आती है। जैसे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम मेनली क्या करते हैं, स्केलेटन जो हमारे रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। उससे हम स्केलेटन रिमेन्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हम उससे एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद आती है फॉरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए। डीएनए तो आप सब लोगों को पता ही होगा, डीएनए निकालना। बायोलॉजी में आता है हमारे जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, जो ब्लड हो गया, स्लाइवा हो गया, हेयर हो गया, कुछ भी हो गया, नेल्स हो गए, एवरीथिंग जो भी हमारा बॉडी पार्ट है वो बायोलॉजी के अंडर आता है। इसके बाद आती है ओडोंटोलॉजी। इसमें आते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिथ या फिर वाया टिथ। हम जो हमारे दांत होते हैं उनकी हेल्प से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में बायोलॉजिकल सैंपल्स हम चेक करते हैं कि क्या कोई पॉइजन दिया गया है, ड्रग्स दिए गए हैं, टॉक्सिन दिए गए हैं, क्या हुआ है। ऐसे बस यही ब्रांचेस नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम इनफैक्ट सोच भी नहीं सकते इतनी ब्रांचेस हैं। ये मैंने मेन मेन लिख दी हैं, और भी बहुत सारी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं इथिक्स की। फॉरेंसिक साइंस के इथिक्स क्या है। इथिक्स यही है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट को, जो भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट है उसको अनबायस्ड रहना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। उसको ये नहीं है कि हाँ मेरे को ये लग रहा है तो रिजल्ट इसके फेवर में जाना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अनबायस्ड होना चाहिए, लॉजिकल। हमेशा जो हमें एविडेंस मिला है, जो हमने एनालिसिस की है, हमें उसके लॉजिक के बेस पे हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ भाई बाई चांस कि हाँ मैं इसको जानता हूँ तो ये ऐसा नहीं कर सकता है, आप रिपोर्ट चेंज कर दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा लॉजिक के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है अगर हम देखें तो दोस्तों, एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट का काम किसी को फंसाना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक सच को बाहर लाना है। ठीक है, यही चीज़ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम क्रिमिनल को ही पकड़ते हैं, नहीं, हम एक इनोसेंट को भी बचाते हैं। ये फॉरेंसिक साइंस का काम भी है। अब इसके बाद बात करते हैं क्राइम सीन की। क्राइम सीन बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, क्राइम सीन एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। अगर आप ये टॉपिक समझ रहे हैं ना तो 50% फॉरेंसिक साइंस आपकी मुट्ठी में है। तो चलिए अब इसको शुरू करने से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक जगह मर्डर हो गया है, क्रिमिनल भाग चुका है, कोई विटनेस नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब ये है कि केस खत्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है पर हालात और सबूत नहीं बोलते हैं। जहाँ क्राइम होता है वहाँ साइंस बोलती है। और आज हम वही सीखेंगे कि जब इंसान खामोश होते हैं तो साइंस कैसे बात करती है। तो देखते हैं व्हाट इज क्राइम। स्टूडेंट्स, अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि क्राइम मतलब सिर्फ मर्डर या चोरी, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम हर वो काम होता है जो कानून के खिलाफ हो या फिर जिसके लिए सजा मिल सकती हो। ओके, वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी कानून तोड़ना, वो क्राइम के अंडर आता है। कुछ भी हो, जैसे ओवर स्पीडिंग, वो भी एक क्राइम है। उसमें हमने किसी का मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट वो क्राइम के अंदर आता है। कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट हो, वो भी क्राइम के अंडर आता है।
कोई भी एक्ट हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें फोर्स हो गया, फ्रॉड इन्वॉल्व हो, वो सब किस चीज़ के अंडर आते हैं? क्राइम के अंडर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्ट ऑफ फोर्स और फ्रॉड अंडरटेकन इन पैराशूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ये किसने दिया था? गोट फेडरसन एंड हिचार्के। ओके, अब इसको चलो सिंपल भाषा में देखते हैं। सिंपल भाषा में एक्ट का मतलब क्या है? मतलब ये गलती से नहीं, जानबूझकर किया गया है। ओके। फोर्स या फ्रॉड क्या है? या तो आपने ताकत दिखाई है या आपने धोखा दिया है, यही मतलब हुआ इसका। और तीसरा है सेल्फ इंटरेस्ट मतलब आपने फायदे के लिए किया है। यानी क्राइम इमोशनल नहीं होता है, क्राइम हमेशा किसी मकसद, पर्पस के लिए होता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्राइम की डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्राइम सीन। ठीक, अब क्राइम सीन क्या होता है? क्राइम तो हमने देख लिया, क्राइम सीन क्या होता है? ये सिर्फ वो जगह नहीं होती है जहाँ खून हुआ है। क्राइम सीन हर वो जगह होती है जहाँ एविडेंस मिल सकता है। अगर मर्डर बेडरूम में हुआ है, बेडरूम क्राइम सीन है। अगर लाश को गाड़ी में फेंका गया है तो गाड़ी भी एक क्राइम सीन है। अगर मोबाइल से धमकी दी गई है, वो मोबाइल भी एक क्राइम सीन है। तो ये एक गोल्डन रूल बता रही हूँ मैं आपको, याद रखना। दुनिया में कोई भी दो क्राइम सीन एक जैसे नहीं हो सकते। हर सीन अपनी एक नई कहानी बताता है, और एक बार अगर सीन डिस्टर्ब हो गया तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत पहले जैसा नहीं बना सकती। ठीक है, ये होता है हमारा क्राइम सीन। अब बात करते हैं क्राइम सीन ट्रायंगल। क्राइम सीन ट्रायंगल मेनली क्राइम के 3 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक होता है क्राइम सीन यानी कि जगह कहाँ पे क्राइम हुआ है। दूसरा होता है विक्टिम यानी कि किसके साथ क्राइम हुआ है, किसके साथ बुरा हुआ है। तीसरा होता है सस्पेक्ट यानी कि किसने बुरा किया है, यानी कि जिसने बुरा किया है वो है सस्पेक्ट। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये जुड़ती हैं एक चीज से जिसे हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं हम लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, जो कि मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया। लोकार्ड ने कहा था कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स ए ट्रेस। जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं वो एक दूसरे पर अपना निशान छोड़ती हैं। चोर के जूते की मिट्टी फर्श पर गिरेगी अगर वो आया है तो, विक्टिम के बाल चोर के कपड़ों में चिपक सकते हैं, यही निशान चोर को पकड़वाते भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कॉर्पस डिलिक्टी, ये क्या होता है? अब इसको देखते ही बच्चे क्या सोचते हैं कि मतलब डेड बॉडी है? नहीं, इसका मतलब है बॉडी ऑफ क्राइम, यानी वो प्रूफ जो ये साबित करे कि हाँ सच में कोई क्राइम हुआ है। बॉडी ऑफ क्राइम जो ये बताए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ये हमें ये बता रही है कि हाँ इसका मतलब ये है कि क्राइम हुआ है। कोर्ट सबसे पहले हमसे यही पूछता है क्या वाकई क्राइम हुआ है। अगर लॉक टूटा है और सामान गायब है तो ये चोरी का कॉर्पस डिलिक्टी है। बिना इसके हम कोर्ट में केस नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अब हम जब भी कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम बेसिकली 5 Ws एंड 1 H पर वर्क करते हैं। अब ये 5 Ws 1 H क्या है? देखिए 1 2 3 4 5 5 Ws व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। दूसरा व्हेन हैपेंड कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु किसने किया, वाई क्यों किया, हाउ और कैसे किया। बेसिकली ये 6 होते हैं, हमें यही चीज़ें पता लगानी होती हैं एक क्राइम में। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम सीन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम सीन क्या होते हैं? प्राइमरी क्राइम सीन लोकेशन के बेस पे हम बात करते हैं तो 2 तरह के क्राइम सीन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्राइम सीन वो होता है जहाँ मेन क्राइम हुआ है। ठीक है, जैसे कि बेडरूम जहाँ पे गोली चली है वो हमारा प्राइमरी क्राइम सीन हुआ। अब बात करते हैं सेकेंडरी क्राइम सीन की। सेकेंडरी क्राइम सीन वो है जो मेन जगह से जुड़ी हुई हो, जैसे कि वो खेत जहाँ पे बंदूक छुपाई गई हो,
ये हमारा सेकेंडरी क्राइम सीन हो गया। ये एक सपोर्टिंग लोकेशन होती है, यहाँ पे मेन क्राइम नहीं हुआ होता है लेकिन यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं। अब और एक होता है माइक्रोस्कोपिक क्राइम सीन एंड मैक्रोस्कोपिक क्राइम सीन। मैक्रोस्कोपिक क्राइम सीन क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हमें दिखाई दे रही होती हैं, जहाँ पे ठीक है, जैसे कि डेड बॉडी हो गई, टूटी हुई कुर्सी हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, मैक्रोस्कोपिक। जो मैक्रो मतलब लार्ज, लार्ज व्हीकल हो गया, रूम हो गया, बॉडी होगी, लार्ज विजिबल एविडेंसेस, ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक क्राइम सीन के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, जहाँ पे हमें ट्रेस एविडेंस मिलते हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि हेयर हो गया, कोई फाइबर का टुकड़ा है, जैसा गन शॉट रेजिड्यू, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं लेकिन प्रेजेंट तो होती है ना, तो इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्राइम सीन। अब एक बात याद रखना, बड़ी चीजें बताती हैं कि क्या हुआ है, पर छोटी चीजें बताती हैं किसने किया है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बात करते हैं प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग की, कि हम क्राइम सीन की प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे और उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सबूत मिलने के बाद भी ना हम उसे खराब कर देते हैं। मेनली इंडिया में यही होता है कि पुलिस वालों को इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और फोरेंसिक साइंस को, फोरेंसिक टीम को नहीं बुलाया जाता है, जिसकी वजह से जो सबूत होते हैं वो मिट जाते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे पहले क्राइम सीन पे पहुंचता है वो होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे, बैरिकेड लगाए, जो एक्स्ट्रा पर्सन है उनकी एक्टिविटी को अंदर आने, मतलब उनकी एक्टिविटी को बंद करे, अंदर आने से रोके, प्रिवेंट कंटामिनेशन, जो भी कंटामिनेशन के चांसेस हैं उनको प्रिवेंट करे, एरिया को पूरी तरीके से सिक्योर करे। हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी करते हैं क्राइम, किसी भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है, जो भी नॉर्मल पब्लिक होती है उसको हम बाहर रखते हैं कि हाँ भाई आप लोग इससे आगे नहीं जा सकते हैं। फिर आता है लेवल 2, उसमें जो भी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और बाहर वाले होते हैं, उनको अलाउड किया जाता है कि हाँ भाई इस एरिया में ये लोग आ सकते हैं। फिर आता है लेवल 3, जो मेन कोर सीन होता है ना, कोर क्राइम सीन, उसमें सिर्फ जो ये एविडेंस कलेक्टर है और फोरेंसिक टीम है वही अलाउड होती है कि आप लोग अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन। अगर देखा जाए ना, रिकॉर्डिंग के बिना सब बेकार है। कोर्ट में वही माना जाएगा जो आपने रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डिंग के मेनली 4 तरीके हैं। पहला है नोट्स, दूसरा है फोटोग्राफी, तीसरा है स्केचिंग, चौथा है वीडियोग्राफी। अब नोट्स, जो भी देखो स्टेप बाय स्टेप लिखो, फैक्ट्स ओनली, नो अजम्पशन। इसमें हम कोई भी ये नहीं है कि हाँ हम अजम्पशन करेंगे और वो हम लिख देंगे, नहीं, जो हमने देखा है हम सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे। दूसरा आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब हम फोटो लेते हैं क्राइम सीन की, एविडेंसेस की, हर एंगल से फोटो ली जाएगी, पूरा ओवरऑल फोटो लिया जाएगा, फिर मिड रेंज फोटो लिया जाएगा, क्लोजअप फोटो लिया जाएगा, और फॉर एक स्केल आता है, एल शेप का है, होता है, वो यूज़ किया जाता है ताकि हमें एविडेंस की लेंथ पता चले, ब्रेड्थ पता चले, उसका यूज़ करके फोटोग्राफी की जाती है। फिर बात करते हैं स्केचिंग की। स्केचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़ोटो में कभी कभी ना हम डिस्टेंस सही से समझ नहीं आती, पर स्केच 1-1 इंच का हिसाब देता है। स्केच बहुत प्रिसाइजली बनाया जाता है। 2 तरह के स्केच होते हैं, एक रफ स्केच, एक फाइनल स्केच। स्केच जो रफ स्केच होता है वो बिना किसी मेजरमेंट्स के बनाया जाता है, जो पहले बनाया जाता है। फाइनल स्केच होता है दूसरा, वो हम बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेके पूरा सब कुछ कैलकुलेट करके तब हम फाइनल स्केच बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक होती हैं जो हम क्राइम सीन पे करते हैं। कंटामिनेशन, हमें पता नहीं होता है कि नीचे फुटप्रिंट है, पैर रख दिया, कंटामिनेट हो गया, पता ही नहीं चला। कोई बहुत छोटी सी ब्लड ड्रॉपलेट है, उस पर पैर रख दिया, कंटामिनेशन। तो ऐसे कंटामिनेशन बहुत होता है क्राइम सीन पे। फिर दूसरा है इम्प्रॉपर पैकेजिंग। हमने एविडेंस कलेक्ट तो कर लिया
लेकिन अब उसका पैकेजिंग भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि कोई भी हमें गीला कपड़ा मिला है, अब हम उसको ऐसे के ऐसे पैक नहीं कर सकते हैं, वरना फिर वो ख़राब हो जाएगा, मॉइस्चर आएगा, फिर उसमें फंगस लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले हमको उसको रूम टेम्परेचर पे उसको ड्राई करना होता है, देन हमें उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करनी होती है। फिर उसके बाद आता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ लैब का काम नहीं करता है, वो दिमाग का खेल है एक। क्रिमिनल झूठ बोल सकते हैं, गवाह डर सकते हैं या भूल सकते हैं, लेकिन फिजिकल एविडेंस कभी बायस्ड नहीं होते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। बस एक बात याद रखना, क्राइम सीन स्पीक्स। क्राइम सीन हमेशा बोलता है, चीख चीख के बताता है, लेकिन ओनली ट्रेंड आइज कैन लिसन। जो ट्रेंड आइज होती हैं वही सुन सकती हैं। ठीक है। बस आपको आपकी आंखों में हुनर होना चाहिए वो, कि हाँ आप उस चीज़ को सुन ले, वरना क्राइम सीन बताता है कि हाँ भाई ये हुआ है, बस आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व तो करो। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, फॉरेंसिक साइंस क्या है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।